हाय फ्रेंड, स्वागतम है आपकी क्यूट क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश। हम लोग प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। प्राचीन हिस्ट्री के आज सीरीज 8 पढ़ेंगे और ये 8 का सीरीज जो होगा आज का सीरीज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश। ठीक है, वर्धन वंश और पुष्पभूति वंश पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोगों ने मगध साम्राज्य पढ़ा था, एक विशाल साम्राज्य। और मगध साम्राज्य की जब समाप्ति होती है, मगध साम्राज्य जब पतन होता है, तो भारत में क्या होता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य उत्पन्न होते हैं, बनता है। उसके बाद फिर उसी तरह से इससे पहले हम पढ़े थे गुप्त वंश, ठीक है ना। और गुप्त साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य गुप्त क्या होता है, जब इसका पतन होता है तो धीरे 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 भारत में फिर वही कंडीशन बनता है, छोटे छोटे राज्य बनता है, शुरुआत होता है छोटे छोटे राज्यों का। ठीक है, तो उसी में से एक छोटा राज्य है, क्या चीज़, वर्धन वंश, पुष्पभूति वंश उसी को कहा जाता है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले जो फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक बार मैप समझ लेते हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप, ठीक है ना। भारत का जो ये मैप है, आप यहाँ देख रहे हैं हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ हरियाणा के क्षेत्र, अब इस क्षेत्र पे जो शासन होता है वो होता है वर्धन वंश का शासन होता है। कौन सा वंश का शासन होता है यहाँ पर, यहाँ पे होता है वर्धन वंश का शासन होता है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी होती है वो थानेश्वर होती है, ठीक। और उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक है, ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश बिहार। और यहाँ पे जो शासन होता है, यहाँ पे शासन करता है कौन, ग्रह वर्मा, ठीक है। और इस वंश का नाम होता है मौखरी वंश, ठीक है, मौखरी वंश। और उसके बाद यहाँ जो आता है बंगाल का जो क्षेत्र आता है, ये वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र होता है, इस बंगाल के क्षेत्र पे एक वंश शासन करता है और जिस वंश का नाम होता है गौर वंश, ठीक है। और इसका जो राजा होता है उस राजा का नाम शशांक होता है, ठीक है। और ये जो असम वाले क्षेत्र देख रहे हैं, ये असम वाले क्षेत्र का उस समय जो नाम रहता है वो कामरूप नाम रहता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ जो है मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का उस समय जो नाम था, उस समय जो ये राज्य था, ये मालवा राज्य से संबोधित था, मालवा राज्य कहलाता था। और यहाँ का जो राजा था वो राजा कौन था, देवगुप्त था, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर भी एक शासन चल रहा था, जिसका जो उस समय चला रहा था वो था चालुक्य, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा वीडियो इसका जो वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश का परिचय जान लेते हैं, ठीक है ना। वर्धन वंश के परिचय जान लेते हैं, उसके बाद आप मैप को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान में रखिएगा मैप को। यहाँ पे जो शासन चलता है वर्धन वंश का, ठीक है ना, वर्धन वंश का। यहाँ पे जो शासन चलता है वो मौखरी वंश का, और यहाँ का राजा रहता है ग्रह वर्मा। और इसके बाद यहाँ पे जो शासन चल रहा है वो मालवा का क्षेत्र है, और यहाँ का जो राजा है वो देवगुप्त है। और यहाँ पे यानी बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो राजा है उनका नाम शशांक है, और ये गौर वंश से है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को परिचय थोड़ा जान लेते हैं। देखिए परिचय हम जानते हैं, परिचय क्या है, गुप्तों के पतन एवं हुनों के आक्रमण पर, यानी गुप्त का पतन हो रहा था और हुन क्या कर रहा था, उस समय भारत पे आक्रमण कर रहा था, ठीक है। भारत पे क्या कर रहा था, उसका आक्रमण हो रहा था। इस कंडीशन में क्या हो गया कि भारत जो है कई छोटे छोटे राज्यों में भारत का उदय होने लगता है। ये जो बात है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात है, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत के पश्चिम भाग में वर्धन वंश का उदय होता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है। अब ये बात है कि भाई इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है कि हाँ उस समय मतलब वर्धन वंश की स्थापना होती है, वर्धन वंश बनता है। तो उसकी मतलब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमको क्या है, स्रोत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो स्रोत के बारे में हम जानते हैं। तो स्रोत के बारे में जानेंगे तो स्रोत एक आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित, और हर्षचरित में जो हर्षवर्धन का क्षेत्र है इस क्षेत्र को उन्होंने जिक्र किया है, हरियाणा का। उसके बाद है वेंगसांग की एक रचना है, एक रचना क्या है इनकी रचना, सी यू की
ये एक चीनी यात्री होते हैं जो भारत आए रहते हैं, है ना। और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत इसमें पूरे लिखे हैं, जिससे भी पता चलता है। उसके बाद है पुलकेशिन द्वितीय के ए होल अभिलेख पर भी कुछ लिखा मिला है। उसके बाद कुल्हन की राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसमें जो है वर्धन राजवंश के बारे में भी कुछ जिक्र मिलता है। तो इस सब से हमें क्या मिलती है, इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रमुख शासक के बारे में जान लेते हैं। वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक कौन होते हैं। वर्धन वंश का जो प्रमुख शासक होता है वो पुष्पभूति होता है। इसीलिए वर्धन वंश को, यानी ये जो हमारा वर्धन वंश है, इसको पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी कहाँ है, थानेश्वर पड़ता है। इसकी राजधानी जो हरियाणा के क्षेत्र में थानेश्वर पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ पे इसकी राजधानी होती है। और इसका जो प्रमुख शासक होता है वो क्या होता है, प्रभाकर होता है। इसका जो प्रमुख शासक होता है वो कौन होता है जी, प्रभाकर होता है, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे क्या है, प्रभाकर क्या करता है, प्रभाकर का विवाह यशोमती से हुआ था और उनके 3 संतान था, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजलक्ष्मी। प्रभाकर जो वर्धन वंश का संस्थापक था, उसका विवाह किससे हुआ था, यशोमती से हुआ था। और इससे कितने 3 संतान हुए। एक लड़का, पहला लड़का का नाम था राजवर्धन, उसके बाद दूसरा लड़का हुआ था जिसका नाम था हर्षवर्धन, और तीसरा जो लड़की थी वो थी राजलक्ष्मी, ठीक है। अब क्या होता है, प्रभाकर ने अपनी पुत्री कौन, राजलक्ष्मी का विवाह क्या है, बिहार और यूपी में शासन कर रहे हैं, जो प्रशासन कर रहा था। बिहार और यूपी में जो प्रशासन कौन कर रहे हैं, जरा हम देख लेते हैं। बिहार और यूपी के क्षेत्र में हमको क्या कर रहा है, अभी देखते हैं। बिहार और यूपी में प्रशासन कर रहे हैं। तो यहाँ बिहार और यूपी के क्षेत्र में प्रशासन कौन कर रहा था उस समय कर रहा था ग्रहवर्मा, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी ग्रहवर्मा से कर देता है, ठीक है। अब ग्रहवर्मा से वो अपनी पुत्री की शादी करता है, तो होता क्या है गाइज, ये जो ग्रहवर्मा है ना, ग्रहवर्मा जो मौखरी वंश का राजा है, ग्रहवर्मा और ये जो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश जो कि मालवा कहलाता है उस समय का, मालवा, इसका जो राजा था वो देवगुप्त था। तो देवगुप्त ने क्या किया था, देवगुप्त और ग्रहवर्मा की आपसी दुश्मनी थी। देवगुप्त और ग्रहवर्मा की आपसी दुश्मनी थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को क्या कर दिया, मार दिया। ग्रहवर्मा को मार दिया। अब जब ग्रहवर्मा को मार दिया तो उसके बाद यहाँ पे जो था आपको यहाँ पे पुष्पभूति, तो पुष्पभूति का भी मृत्यु हो चुका था। और उस समय पुष्पभूति का जो राजा बन गया था वो बन गया था आपको राजवर्धन बन गया था, ठीक है ना। राजवर्धन उस समय यहाँ का राजा बन गया। अब राजवर्धन के पास क्या हुआ, राजवर्धन के पास इस कंडीशन में कुछ सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है कि भाई इसने जो देवगुप्त है, इसने क्या कर दिया, उसकी बहनोई को कत्ल कर दिया है। तो इसके पास सिचुएशन ये उत्पन्न होता है और अपनी इसकी बहन को बंधक बना लेता है ये। तो इसको क्या होता है, सिचुएशन ये उत्पन्न होता है कि भाई इसको अपनी बहन को भी बचाना है, बहन के राजपाट को भी बचाना है, इसके पास ये टेंशन होता है, ठीक है ना। तो इसने क्या करता है, इसने मालवा के क्षेत्र पर और मालवा के जो राजा है देवगुप्त, उस पर इसने हमला बोल देता है। और हमला बोलने के कंडीशन में ये क्या कर देता है, देवगुप्त को मार देता है। और देवगुप्त को मारने के बाद ये अपनी बहन को जो बंदी बना लिया रहता है उससे ये छुड़ा लेता है, ठीक है। अब होता यह है कि मालवा के जो राजा होता है उस समय अभी हम आपको दिखाए थे कि वेस्ट बंगाल, यहाँ वेस्ट बंगाल पे शासन कर रहे गौड़ वंश के जो शासक होते हैं शशांक, यहाँ के एक राजा था शशांक को क्या था, इससे
शशांक को जो था वो मालवा के राजा देवगुप्त से गहरी मित्रता रहती है। तो अब ये क्या करता है, शशांक ने अपने दोस्त की हत्या के बदला किससे, इससे आपको लेता है, राजवर्धन से लेता है। और इसने क्या करता है, शशांक ने धोखे से राजवर्धन को मार देता है। अब धोखे से जब राजवर्धन को मार देता है तो राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब शशांक क्या करता है कि अब इस सब क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब जो यहाँ वर्धन वंश है, अब यहाँ के राजा राजवर्धन मर जाता है तो कंडीशन ये उत्पन्न हो जाता है कि राजवर्धन का एक भाई होता है हर्षवर्धन, जो कि मात्र 16 वर्ष का था। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है कि हर्षवर्धन को क्या बनना पड़ जाता है, राजा बनना पड़ जाता है। और हर्षवर्धन के पास भी 3 चुनौती हो जाती है। अब हर्षवर्धन के पास कितनी चुनौती हो जाती है, 3 चुनौती। पहली चुनौती ये होती है कि वह अपने भाई की हत्या का बदला शशांक से ले। वो शशांक से क्या है, इसके पास क्या हो जाता है कि 3 चुनौती हो जाता है। और पहली चुनौती ये हो जाता है कि वो अपने भाई की बदला शशांक से ले। दूसरी चुनौती ये होता है कि उसकी बहन मतलब पता नहीं, शायद लापता होती है या फिर ये शशांक उसकी बहन के बंधक बनाया रहता है। तो ये पता इसको नहीं होता है कि उसकी बहन या तो जंगल में लापता है या इसके पास बंधक है, तो उसको बहन को क्या रहता है, छुड़ाना रहता है। दूसरी चुनौती ये है। और तीसरी चुनौती इसके पास ये हो जाता है कि इसका अपना राजपाट और बहन के राजपाट, ये दोनों राजपाट शशांक के हाथों से जीतना होता है। तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनके पास, हर्षवर्धन के पास 3 चुनौती हो जाती है। और अंतोगत्वा होता यह है कि हर्षवर्धन ने क्या करता है कि शशांक पर अटैक कर देता है, अपना कदम आगे बढ़ाता है और शशांक को पराजित करके उसकी हत्या कर देता है। शशांक को क्या कर देता है, उसको हत्या कर देता है। और क्या होता है, शशांक की मृत्यु हो जाती है। तो शशांक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये क्या कर लेता है, उसके बाद ये करता है हर्षवर्धन, यानी अपनी बहन को भी छुड़ा लेता है और बहन की राजपाट को भी बचा लेता है। जब इसका बहन की जो राजपाट है, आप जो मोखरी का जो क्षेत्र है, मोखरी का, और यहाँ जो क्षेत्र आपने देखा था वर्धन वंश का, तो ये दोनों वंश को एक जगह टैग करके इसकी राजधानी यहाँ से, जो थानेश्वर इसकी राजधानी थी, थानेश्वर से हटाकर यहाँ पे कन्नौज पे जो है राजधानी बनाता है। कन्नौज पे राजधानी कौन बनाता है, तो वर्धन जो है वो कन्नौज को राजधानी बना लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे हम देखते हैं, ये तो हम सिर्फ अभी ग्राफ के माध्यम से देखे हैं, जरा सा टॉपिक को आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है, वर्धन क्या होता है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है। 606 ईस्वी में राजा बनता है, उस समय उनकी मात्र 16 वर्ष उम्र होती है। अब हर्षवर्धन को उस समय क्या मतलब शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर और कन्नौज को जीतकर अपनी बहन को क्या कर लेता है, कैद से छुड़ा लेता है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपको है। और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, कई सारे कंपटीशन में पूछा है कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था। तो कन्नौज की जो राजधानी बनाया था वो हर्षवर्धन ने बनाया था। ये कई सारे कंपटीशन में पूछा है, ठीक ना। उसके बाद है वेनसोंग ने हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेनसोंग ने किसके समय में भारत आया था, तो वो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। उसके बाद है हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, उसके बाद नागानंद और रत्नावली नामक 3 नाटक की पुस्तक की रचना की थी। और ये भी पूछता है कई सारे कंपटीशन में, प्रियदर्शिका या नागानंदी या रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है। उसके बाद है आपको, हर्षवर्धन ने एक बार कन्नौज में विभिन्न धर्म ग्रंथों के विद्वानों को बुलाकर एक विशाल सभा का आयोजन कराया था। जो अपनी ये राजधानी कहाँ बनाया था, कन्नौज बनाया था, जो कि आपको मोखरी वंश में पहले पड़ता था। और वहाँ पर इसने क्या कर लिया था, राजधानी बनाया है ना। और वहाँ पे इन्होंने एक विशाल धर्म सभा का आयोजन करवाया था, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन क्या करता था, हर्षवर्धन करता था प्रत्येक 5 वर्ष पर
प्रत्येक 5 ईयर पर प्रयाग के संगम स्थल पर एक समारोह को आयोजित करवाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। जो प्रयाग के संगम स्थल है वहाँ पर प्रत्येक 5 साल पर एक समारोह आयोजित होता था, जिस समारोह को मोक्ष परिषद नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोक्ष परिषद नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। यदि आप हमारे वीडियो को देखे हैं तो चलिए ये 2 क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, वैनसॉन्ग किसके समय में भारत आया था? चलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालिए। दूसरा क्वेश्चन है, कन्नौज की राजधानी किसने बनाया? फटाफट इसका जवाब दीजिए। और हाँ गाइज, आपका क्वेश्चन जो कल का था, जो आपके पास सीरीज 7 का क्वेश्चन था, सीरीज 7 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? तो चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। कुछ दोस्त मेरे आंसर दिए हैं कि शेरशाह सूरी चलवाए थे, तो शेरशाह सूरी भी चलवाए थे, लेकिन मैंने आपको जो पढ़ा रहा है प्राचीन हिस्ट्री पढ़ा रहा है और वो मध्यकालीन हिस्ट्री का है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी चलाया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके था कि कालिदास किनके दरबार में रहते थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को एक लाइक ज़रूर मारिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।